पधारो मारे जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। धोरारी धरती वीरतारी पहचान, धोरारी धरती वीरतारी पहचान, योद्धा रो साहस गर्व रो अभिमान। अठहरी वीरांगना कदे न माने हार, अठहरी वीरांगना कदे न माने हार, आपना सपना पूरा करवाने भरे ऊंची ऊंची उड़ान। जदी तो कहवे भाया मारो राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। भाई बात बहुत जोरदार करी जी। देखो आप तो राजस्थान की खूब बातें करा और थे उड़ान री बात करती तो मैंने भी याद आवे कि जिनके पंख नजर ना दिखे, कि जिनका पंख नजर ना दिखे और बाकी उड़ान पूरी दुनिया ने नजर आवे। वाह, असी है राजस्थान री बेटियां, माँ को मान सम्मान। और इमे फिर शु कवा हाँ, जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। भैया बात तो तू सही कही है, पर अति जोश से उड़ाना की बात तू कर रहा है, बात कहीं है भाई जी बात तो उड़ान की छे। तो उड़ान तो आज पूरी दुनिया देख रही है, भारत की उड़ान सबने मालूम छे काहे कर दियो वो बात भी सही कही। तो आज उड़ान की खूब बात कराला, मतलब शक्ति तो वायु में जितनी जबरदस्त रहे ना बी की बात कराला और शक्तिमयी शख्सियत से मुलाकात करावाला। अया हाँ तो फिर बता दे कौन छे अपना आज का मेहमान। अरे भाई जी इतनी आसानी हूँ कौन बताऊं, इतनी जल्दी काहे छे। आज तो खूब ही नखरो कर रहा है। अरे मने बहुत गर्व हो रहे छे, मैं सबने मिलावाऊं लो, सबने मजो आ रहे हो जान को कि भाई काहे शक्ति छे। तो पहली इस शक्ति को कर ली पहचान। आओ देखा कुछ तस्वीरा और जान लिया कौन है आज रा मेहमान। देखा भाया एक बात कहूँ कहीं, मने तो तस्वीरा देख यहाँ लाग रहा है कि आज तो जोशीली मुलाकात हो वाली है। जोशीली रोबीली इतनी जबरदस्त मुलाकात हुई। आपा देखे कि जहाँ फोटोआ में देखा चौपर दिख रही है, हेलीकॉप्टर और भी के सामने एक महिला शक्ति। और आज देखो मन भी बहुत गौरव हो रहे है कि माँ के अलबेलो राजस्थान के मायन है मैं हूँ और ए है आ को नाम मैं थाने बताई दिया। ए है माँ की जीजी शिखा जी और आ मारो भाइयों तरुण व्यास। और मैं देखो आज दो जो शक्तियां के बाद बीच में बैठे हूँ और जी की शक्ति की आज मुलाकात की बात है दीदी। अब मैं कर दूँ वो खुलासो कर ही दियो फिर है। तो फोटो तो देख ली जना बता दिया कि भाई ए है आन बान शान वायुसेना रो सम्मान स्क्वाड्रन लीडर माँ के साथ है विभूति मंगल जी। और आज खूब ही मंगल दिन होएगी। ऐसा बहुत बहुत स्वागत है आप रो अलबेलो राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे सभी दर्शकों को राम राम। आज बात करा रहा आपरी माटी री शान, आपरी पहचान और आपरी जिम्मेदारी हो रही जी। आज बहुत बातें हो दीदी यहाँ लाग रही जगह देखो बहुत बोलबा में भी अच्छा है और उड़ाबा में भी हेलीकॉप्टर बहुत चौका है।
अच्छा, सबसे पहले आप बात करें, अच्छा विभूति जी, आज तो मन बहुत गर्व हो रहा है और अब पूरो दुनिया गर्व कर रही है माँ की वायुसेना पे। तो सबसे पहले तो मैं थाने सैल्यूट करा चाहिए, बिल्कुल सैल्यूट भारतीय वायुसेना ने। आज मैं बहुत गौरव को दिन से मैं था से मुलाकात कर रहा हूँ। एक अलबेली सी शख्सियत है, तो सबसे पहली काहे पूछा जी था के मन में काहे सवाल आ रहे थे कि भाई मैंने तो कटो शुरू करा। मैंने तो पहली बात तो आ ही लाग रही है कि अति उड़ाना भर ली, अत्ता खिताब ले लिया हा, और अति सारो टैलेंट इनके मायने है, अपना मेहमान के मायने है। तो मैं सोच रही हूँ बचपन में आप क्या ही कि बचपन से ही सपनों देख लियो कि मैं उड़ान भरनी है, अब अभी जेट रही। हाँ, जो बहुत छोटी थी ना मैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे जीवन में थी कि मुझे कभी मेरे मम्मी पापा ने मेरे लड़की होने पे रोक टोक नहीं लगाई। मतलब कभी मुझे मेरे घर में कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच में किसी तरीके का सपने देखने पर पाबंदी है या फिर कुछ जीवन में अचीव करना है उस पर लेके कोई रोक टोक है। समाज ने बहुत पाबंदी लगाई तो उससे मैं गुस्सैल होती चली गई। बट बेस्ट चीज़, जब आदमी गुस्सा करता है ना, तो उस गुस्से को हम तहस नहस करने में लगा सकते हैं या उस गुस्से को हम क्रिएटिविटी में लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और घर वालों की थोड़ी सी डांट का असर रहा कि जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं जाके अपनी डायरी में कुछ लिखती थी, तो मेरे शब्दों में वो मजबूती आने लग गई। या फिर मैंने स्पोर्ट्स में एडमिशन ले लिया, तो मैं खेलती बहुत ज़्यादा थी, तो जो मेरा एग्रेशन था या गुस्सा था कि कोई मुझे रोक रहा है, तो मेरे अंदर से और आवाज़ आती थी कि इन्होंने बोला है लड़की से नहीं होगा, अब अगली बार तभी मुलाकात करेंगे जब जितने लोग यहाँ हैं उनसे बेहतर मैं कर सकती हूँ। तो जितना लोगों ने मुझे रोका ना, मुझे लगता है कि मैं उतना आगे बढ़ती गई। तो आज मैं जहाँ पे भी हूँ या जितने अचीवमेंट मेडल्स या अवार्ड्स हैं मेरे पास, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने बोला था लड़की है, इससे नहीं होगा, इसको आगे मत भेजो या हमारा नाम खराब होगा। तो बस बेस्ट चीज़, मैं किताबें बहुत पढ़ती थी जब छोटी थी ना, बहुत किताबें पढ़ी हैं मैंने। फ्री टाइम में या तो स्पोर्ट्स खेलती थी या किताबें। मीडिया या टीवी का बहुत ज़्यादा शौक़ मुझे कभी रहा नहीं। तो जाके कहानी की किताबें पढ़ती थी, तो उसमें मोरल स्टोरीज़ मेरी फेवरेट होती थी। तो उसमें बताते हैं ना कि अगर आपको गुस्सा आए तो क्या करना है, अगर आपको कोई कहे तो जवाब मत दो, आपके एक्शंस को बोलने दो, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जब भी कोई कुछ कहता था इमीडिएटली मैं उसको कभी जवाब नहीं देती थी, सोचती थी कि अब नेक्स्ट क्या करना है, और ये आदमी मेरे पास आके वापस बोलना चाहिए कि हमने गलत आंका। पता है सबसे बड़ी बात क्या लग रही है, जब रोक टोक लगी, बंदिशें लगी, तो उसे अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, अपने आप को पीछे ले जाती हैं। लेकिन आपने उसी को अपनी ताकत बनाया और उड़ान भर ली। आपने एक बात और कही, यहाँ समाज पे गुस्सा आता था। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि राजस्थान से ही आप हैं, तो किस क्षेत्र से आप आती हैं? हम दौसा की तरफ के ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता है उसे, वहाँ हैं। पर मेरी जो पूरी परवरिश है, बचपन मेरा बिजोलिया में बीता है, जहाँ विजय सिंह जी पथिक की वजह से बिजोलिया बहुत फेमस है। भारत का किसान आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी आंदोलनकारी जो प्रवृत्ति है शायद उस जगह की देन है। तो मैं एक बात था मैं देख रही हूँ कि भाई थे बहुत एनर्जेटिक छो। पहली बात तो मतलब पूरे यान काउबॉय टाइप का पता को बचपन भी यान को ही रहो, मैं था के बारे में पढ़ रही छो। लेकिन दूरदर्शन था कि जिंदगी बदल दी। आप बात थे मन बताई जी, मैं पढ़ियो भी जो मैंने बहुत चौको लागे कि भाई मैं फिल्मा देख कहीं वो कहीं सीन हो कि भाई थाने कौन मोटिवेट करियो, तो फिर दूरदर्शन को नाम आया तो मन में आई भाई दूरदर्शन क्या मोटिवेशन। तो जब मैं छोटी थी, हम जिस घर में रहते थे मकान मालिक के पास टीवी था। तो अक्सर शाम को नहीं तो संडे के दिन हम सब लोग इकट्ठे होके और सब वहाँ टीवी देखते थे। वो हॉल में ले आते थे आंटी जी उसे, और या तो हम जैसे शक्तिमान देखते थे जिसमें एक हीरो सब कुछ कर रहा है, या कुछ मूवीज़ आती थी, संडे को एक मूवी अलाउड होती थी, बाकी दिन तो पढ़ाई में बिजी रहते थे। तो उसमें ना जो हीरो होता था, मैंने हमेशा अपने आप को हीरो से रिलेट किया। वो हीरो गाता था, वो हीरो प्ले करता था इंस्ट्रूमेंट्स, वो हीरो फाइट करता था, उसको डर नहीं लगता था, छलांगे मार लेता था, जैसे हम अजय देवगन, अक्षय कुमार की मूवीज़ देखते हैं, वो सारे काम करते थे। और उनको अवार्ड भी मिलता था कॉलेज टॉप करने का। तो मेरे जो मासूम दिमाग था उसने उसको सबको सच माना कि आप टॉप कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स में टॉप कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप गाना लिख सकते हो। मुझे नहीं पता होता था उस टाइम कि एक लिरिसिस्ट होता है, एक म्यूजिशियन होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, एक फाइटिंग सीक्वेंस कर रहा है, शायद कोई बॉडी डबल होता होगा। मुझे लगता था ये जो है किरदार, इसको सब कुछ आता है। तो दे काइंड ऑफ बिकेम माई आइडियोलॉजी कि मुझे ना ऐसा किरदार बनना है जिसको सब आता है। फिर अगर हम माइथोलॉजी की बात करें, भगवान राम, कृष्ण,
सारी कलाएं आती थी उनको, वो सारे काम करते थे, वाद्य यंत्र बजाते थे, बहुत ही अच्छी बातें करते थे। उन्होंने किताबें लिखी हैं, गीता अगर आप कहा जाए तो किताबें लिखना कहते हैं ना, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा बनना है, मेरे जो आदर्श हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनको लोग फॉलो करना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता था इन शख्सियत में या पर्सनालिटी में वो क्या बात है कि मैं इनसे इम्प्रेस हो रही हूँ, बहुत मुश्किल है मेरा इम्प्रेस होना, तो अगर मैं ऐसी बन जाऊँ तो कितना बेहतर होगा ज़िंदगी का गोल। तो समहाउ वहाँ से इंस्पिरेशन ली, और जब भी कोई कुछ करता था तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बहुत छोटी हूँ मुझसे नहीं होगा, या मैं लड़की हूँ मुझसे नहीं होगा, या मेरे आसपास सुविधाएं नहीं है मुझसे नहीं होगा। वो कर सकते हैं, ठीक है, मुझे भी करना है, कैसे करना है रास्ता निकालेंगे। एक्सरसाइज करने की जगह नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। घर की पहले मंजिल से नीचे रेत बिछा के वहाँ से कूदने की प्रैक्टिस करती थी ताकि ऊंचाई से डर निकल जाए। मेरी बहुत पिटाई पड़ती थी जब मैं छोटी थी। हम मुझे याद है घर की खिड़की की जाली काट के निकली थी मैं, क्योंकि मुझे खेलने जाना था। तो मैं बहुत शैतान रही हूँ, बट जैसे जैसे बड़ी होती गई शैतानी स्ट्रेंथ देती गई और घर वालों की डांट से डिसिप्लिन आता चला गया। तो आज जो आप देख रहे हैं वो शैतानी प्लस डिसिप्लिन का जो बेस्ट मेल है समहाउ ऐसे डेवलप। मतलब बंदिशें तोड़ना तो उन्होंने बचपन में ही सीख लिया। एक बात पूछूं भाई, गागर में सागर इको मतलब पता है कहीं? भाई देखो, एक मटकी का मायने पूरा समुंदर भर लिया हुआ। हाँ तो बात है, तो वही बात है ना, बम्बई जार बना यार ना बम्बई जाबा की जरूरत को नहीं, तो मैं तो एक उपमा दे रही हूँ। अच्छा, जी गागर में सागर हुआ है, मैंने लाग रही है आकी आज की जो शख्सियत है ना, आमे भी कत्ती सारी क्वालिटी है, कत्ता सारा अवार्ड ले ली, राइटर है, स्पोर्ट आ खेले है, संगीत में रुचि है, किताबा पढ़े है, और कत्ती देखो स्पिरिचुअल बातें भी करे है। और एक बात बताऊं, तबलो भी बजा जाए और मतलब और फिर फाइट करे तो फिर देख बने आ लागो है तब लोग उनको बजावे दुश्मन आको। तो थे देखो इंस्ट्रूमेंट भी सीखा तो कोई गुरु सीखा है अभी सेल्फ? शुरुआत तो स्कूल से हुई, क्योंकि गांव के स्कूलों की बहुत अच्छी बात है, बहुत छोटे से बच्चे होते हैं और जितने भी आपके शिक्षक होते हैं बहुत ध्यान देते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो उछल उछल के आगे आते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। तो हमेशा टीचर्स की फेवरेट रही कि चलो ठीक है, और कोई नहीं आ रहा इसको करा दो, कोई और नहीं कर रहा ठीक है इसको करा दो। तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगी, पर मुझे मज़ा आता था मेहनत करने में। तो मैंने वहाँ पे पियानो बजाना सीखा, फिर हम स्कूल में आए तो वहाँ कॉन्गो बजाते थे, 3 ड्रम्स देखे, आई वाज लाइक कि वाओ, मैंने कभी देखा ही नहीं था। फिर वहाँ पे प्रैक्टिस करी, जैसे मेरे किसी साथी को आता है उससे सीखा। जब बड़े होने लगे तो यूट्यूब, कॉलेज ख़त्म करते करते मोबाइल मिल गया, तो यूट्यूब पे देख के मैंने कभी और कोई चीज़ गूगल नहीं करती, हमेशा लर्निंग चीज़ें या फिर जो मुझे सीखना है। तो मैंने गिटार यूट्यूब पे देखना, बजाना, यूकेलेली। और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे फ्लूट बजाने का बहुत शौक था, तो मैंने कृष्ण के साथ ना बहुत आध्यात्मिक रिश्ता है, तो मैंने फ्लूट खरीदी और प्रेगनेंसी में मेरा टारगेट था कि मुझे इस फ्लूट से आवाज़ निकालनी है। एंड बाय दी लाइक बिफोर डिलीवरी तब तक मैं बेसिक भजन, छोटे मोटे गाने सिर्फ यूट्यूब पे देख देख के निकालना सीख गई। ऐसा कहते हैं कि जब गर्भावस्था होती है तो माता जो ध्यान में रखती है, जो पढ़ती है, जो कार्य करती है, वो सारे गुण बच्चे में आते हैं। तो क्या ऐसा है कि आपके जो बच्चे हैं उनमें ये गुण हैं? हाँ, मेरी एक बेटी है 4 साल की है, और मैं अभिमन्यु की जो कहानी है महाभारत की, उसको बिल्कुल सच मानती हूँ। मुझे नहीं लगता हमारे जो ये एपिक्स हैं वो किसी तरीके के उपन्यास या किसी ने मनगढ़ंत लिखे हैं, वो सच थे किसी ज़माने में और कहानियों के माध्यम तक हमसे आए हैं। साइंस समझाना मुश्किल है तो उसे कहानियों के माध्यम से हमें समझाया गया है, तो ये चीज़ मानते हैं। अब साइंस भी धीरे धीरे मानने लगी। तो जब मुझे लगा कि अब मेरी प्रेग्नेंट हूँ या गर्भावस्था शुरू हुई है, तब से मैंने हर वो चीज़ देखी जो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे को समझ आए। तो बहुत सारा म्यूज़िक, शिव तांडव स्तोत्र याद किया सो दैट उसकी मेमोरी बहुत अच्छी हो। ये सब अब वो बहुत छोटी है, 4 इयर्स, पर वो आपको इतनी सुंदर कहानियाँ सुनाएगी, बहुत मुश्किल है आप पता कर सको कि सच और झूठ का भेद क्या है। वो अपने गाने खुद बना के गाती है सारा दिन। मेरा और उसका एक मतलब एक पैक्ट है कि अगर उसको कुछ मांगना है या बात करनी है तो गाना गा के मांगोगे। तो मतलब पूत का पग पालना जी हम दिख जाए तब ताके भी दिख गई यार, बचपन में थे जी का नहीं। एक बात और मैंने लाग रही है भाई, तू जब छोटो हो स्कूल में जावे हो तो अलग अलग तरह की जब एक्टिविटी करा हाँ, तो कदे कदे तो मन आपनो बदल जावे, नहीं मैं तो आ बनू लो ना, मैं आ कौन बनू, मैं तो आ बनू लो। तो यान की मैंने लाग रही है कि कदे तबलो बजाई, कदे गानों सुनी, गानों गाई। तो कभी आपके साथ ऐसा लगा कि नहीं मुझे बचपन में कि मेरे को ये बनना है? क्योंकि जितनी एक्टिविटीज हम करते हैं, हम
हमारा इंटरेस्ट उसमें जैसे डेवलप होता है तो हम आगे उसी में और बढ़ना चाहते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि कोई चीज़ अगर मैं कर रही हूँ तो उसका कोई फाइनल या एंड रिजल्ट होना चाहिए। मुझे वो चीज़ इसलिए करनी थी क्योंकि मुझे पसंद आई और मैं वो सीखना चाहती थी, बस। एजुकेशन मेरे लिए हमेशा ये रहा है कि आप कर रहे हो, वाह आप कितना अच्छा बोलते हो, आप कितना अच्छा गाते हो, मुझे भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे मन है सीखने का, क्योंकि मुझे आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, तो अगर मैं सीखूंगी तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, या मुझे अच्छा लग रहा है। तो बस मेरा एम वहीं तक था। मैंने कभी उसको अपने करियर से रिलेट नहीं किया। और हमेशा आप ये मान लो बचपन की मासूमियत कह सकते हैं इसे, कि कभी ये नहीं सोचा कि आदमी का एक ही करियर हो सकता है। मुझे हमेशा लगा कि ये सब कुछ किया जा सकता है, कोई बंदिश नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर हम गाएंगे तो हम सिर्फ गायक बनेंगे। किसी ने मना नहीं किया कि एक गायक बहुत बड़ा बिजनेसमैन या एक साइंटिस्ट नहीं हो सकता। तो बस ये सब चीज़ें सीखते चले गए और धीरे धीरे ये सारी विधाएं उम्र के साथ और निखरती चली गई। देखो कितनी चौकी बात चल रही है जीजी, और जिका भी माँ का दर्शक अब जुड़िया है तो बाने बता दिया मैं, देखो कि आज माँ के साथ में यूँ क्यों कि वायुसेना रो एक सम्मान माँ के आज अलबेला राजस्थान के मायने है। स्क्वाड्रन लीडर विभूति मंगल जी है, तो आज बात कर रहे हो। बिल्कुल। तो जीजी जो बात में थे पूछे कि भाई तो क्यों कि भाई मैं सब कुछ कर सकूं, मैं था से पूछू थे काई कर सको छो, मतलब थे भी तो एक महिला जो था काई सोचो और काई करे। मैं देखो यहाँ बचपन में जो सोची ना वो तो मैं कर कौन पाई। मैंने यहाँ लागे है कि हमारो जो प्रोफेशन है ना वह मैंने खुद ही चुन लियो। मैं एंकरिंग एक्टिंग तो करूँ हूँ, मैंने लिखवा को भी शौक है। गानों मैंने सुनवा में जितना अच्छा लागे जाए ना तो मैं सोचू गानों भी आनो चाहे, पर मैंने गानों को नहीं आवे। गानों को नहीं आवे ना सुन तो आवे। हाँ तो कोई बात को नहीं, आज से सुन लिया मैं। हाँ आज चौकी बात की भाया। देखो माँ के विभूति जी जो है बहुत सारी चीज़ा जाने चाहिए। फ्लूट बजा ले चाहे, बांसुरी तबलो बजा ले चाहे, कॉन्गो बोंगो बजा ले चाहे, हाँ। और फिर बॉक्सिंग कराटे जूडो सटे बटे भी किटने भी बजा दे चाहे। तो जी एक बात मैं था से पूछूं थे भी तो बहुत पावरफुल छो, थे भी तो मतलब यहाँ वीर सिपाही की खूब पावरफुल छूं। इन्हें खत्म हो बात है फिर बताऊं। नहीं मैं जीजा जी की बात कर रही हूँ, बात तो खूब ठोकी उड़ी थी। तो अब बाहर आई बात, गानों सुन ले चुपचाप। चलो जी कोई बात नहीं, गर्म मत हो। जब मैं मानू छू मैं सख्तियां के बीच में छू आज, लेकिन हाँ थोड़ी मजाक भी चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल। लिखने का शौक है मुझे, जैसा आपने बोला, तो अपने लिखे में से कुछ सुनाती हूँ। जी सुनाओ। बिल्कुल। हम मोटिवेशनल फिर सुनाएंगे बाद में, पर अभी मैं आपको कुछ गुनगुना के सुनाती हूँ। कुछ कहानियाँ बनेंगी ज़रूर, कुछ रवानियों में होंगे तुम और मैं ज़रूर। कुछ नादानियाँ से होंगी, कुछ नखरे से होंगे, कुछ शैतानियाँ भी होंगी तो ज़रूर। बचपन के वादे लगते हैं फिजूल, बिना सोचे समझे किए होंगे हुजूर। बस दिल की सुनते थे ये तो याद है हमें, बिना सौदा किए होंगे ज़रूर। कि कोई ख्वाहिश टूटी है ज़रूर, कोई बारिश भी रूठी है तुझसे ज़रूर। इतने बरसों के बाद मिले हो मेरे दोस्त, कुछ नाराज़गियाँ भी होंगी तो जरूर। आखी आवाज में मिठास भी है, कती सोनी आवाज है, जती सोनी खुद लाग रही है, बत्ती फूट रही आवाज भी है। ये गाना में मैं एक बात पकड़ी हूँ विभूति जी, आपने कहा कि कुछ सपने, जैसा आपने कहा ना कि टूटे हैं, तो क्या ऐसा वाकई, मुझे लगा कि ये जो आपने गाना लिखा है वो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपकी इच्छाओं का, आपके जीवन का प्रतिबिंब है। तो क्या सच में ऐसे कुछ सपने हैं जो आपके पूरे नहीं हुए? हाँ, बहुत सपने होते हैं जो हम सबके पूरे नहीं होते। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, बात ये नहीं है कि मेरे कौन से सपने पूरे नहीं हुए, बात ये समझने की है कि हम जितनी भी शख्सियत को देखते हैं, जो भी ऊंचाइयों पे हैं, जीवन के शिखर पे हैं, उन सब के 100% आप मान के चलिए कोई ना कोई सपना टूटा है। पर मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ कि अगर कोई सपना टूटा है, कोई दरवाज़ा बंद हुआ है, तो इसलिए क्योंकि वो जो दूसरा दरवाज़ा है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, और अगर नहीं है तो बेहतर बनाने
कि कोशिश जारी रखिए, वो ज़रूर आपको वहाँ लेके जाएगा जहाँ आपका शायद पहला सपना ना ले जा पाता। तो हमें लगता है कि हम इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएं। इंटरनेशनल मैचेस खेले मैंने, बट लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करती हूँ, तो फिनेंशियल बैकअप नहीं था, तो नहीं ज़्यादा आगे खेल पाई। प्लस जैसे आपको बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, कई बार सपने किस तरीके से लेटर एज में भी पूरे होते हैं। मुझे एनसीसी जाना था, गांव में एनसीसी थी नहीं। मतलब मुझे शुरू से आर्मी को लेके काफ़ी मतलब इंटरेस्ट रहा है कि कैसे कुछ लोग अपना सब कुछ त्याग कर देश के लिए जान दे सकते, सुप्रीम सैक्रिफाइस। मैं आपको बोलूँगी अपना मोबाइल दे जाओ मुझे आज, एकदम लोग टेंशन में हो जाते हैं, और हम उनसे कहते हैं कि जान दे जाओ अनजान लोगों के लिए जिनसे जानते हैं, कितना मुश्किल है। तो वो जज्बा, और फिर एक वो जज्बा कि आप अगर वो यूनिफॉर्म पहन के निकले हो तो देश में कितनी भी नफरत है, कोई भी परेशानी है, लोग आपको देख के हल्का सा सर जरूर झुकाएंगे कि शुक्रिया। तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता। तो मुझे जाना था, मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना था। एज अ लड़की मुझे बहुत सारे बाउंड्रीज ब्रेक करनी थी कि लड़कियां स्ट्रॉन्ग होती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। एनसीसी जाना था, नहीं जा पाए। कॉलेज में आई, फिर सोचा जाऊंगी, तो किसी ने बोला कि एफिलिएटेड नहीं है, गलत सलाह दे दी, तो नहीं ज्वाइन कर पाई। और मुझे शूटिंग का बड़ा शौक था, तो जब मेले में जाते थे ना तो हम बड़ा बंदूक चलाते थे, वो गुब्बारे फोड़ने वाला। और मेरे पास, जब मैं छोटी थी ना, तो खिलौनों के तौर पर मेरे पास राइफल्स ही होती थी, छोटी वाली डबल बैरल और ये सब ना, पर कभी मौका नहीं मिला। फिर मैंने सोचा स्पोर्ट्स, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेले, मार्शल आर्ट्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, शूटिंग सोचा मैंने शूटिंग खेलेंगे, बट शूटिंग इतना कॉस्टली अफेयर है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाई, ना ही घोड़ा चलाना और ये मतलब जितने भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं ना। और फिर आप सोचो, फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल ईयर में आई क्लियर्ड माई एग्ज़ाम, और कॉलेज ख़त्म होते होते सिलेक्शन हो गया। शूटिंग इज़ अ मैंडेटरी थिंग, वहाँ पे ज़रूरी है हर किसी को शूटिंग आना। आई वॉज द बेस्ट शूटर। फिर हम आगे गए, मौका मिला पैराग्लाइडिंग का, तो मैंने वो कर लिया। तो कभी कभी हमें लगता है कि यार स्कूल में मिस हो गया, कॉलेज में मिस हो गया। आप मानेंगे नहीं, मैं बहुत रोई थी और बड़ी दुखी हुई थी। मैंने एनडीए का फॉर्म भरा था, एनडीए अलाउड नहीं था, बट मैं इतनी ज़्यादा आशावान हूँ ना, और हमेशा मतलब अगर आप मुझे 100% बोल दोगे ना कि नहीं जा सकते, तो भी मैं जाके चेक करके आऊँगी। क्या पता मेरे लिए खुल जाए दरवाज़ा, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो मेरे दोस्तों ने भरा था, तो मैंने बोला मैं भी भरूँ। कहते लड़कियों के लिए नहीं भरते। आई वाज लाइक कोई बात नहीं, क्या पता अलाउड कर दें। और देखो अब अलाउ हुआ ही है, हालांकि माना मेरे लिए नहीं हुआ, बट मेरे जैसी बहुत पागल लड़कियां रही होंगी जिन्होंने बोला कोई बात नहीं, एप्लीकेशन तो भेजते हैं, रिजेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने भेजा, और फिर जब मेरा नहीं आया तो मैं रोई भी, और मेरे मम्मी पापा समझा रहे कि बेटा उसमें लिखा हुआ है लड़के लेते हैं। और मैंने बहुत हल्ला मचाया कि मैं अपने स्कूल में सब लड़कों से बेहतर हूँ, मुझसे अच्छा कोई गेम नहीं खेल सकता, मुझसे कोई फाइट नहीं कर सकता, ये मुझे मौका क्यों नहीं देते हैं। पर आप देखो, कोशिश हम करते रहे तो कहीं ना कहीं मौका मिला। फिर कुछ सपने होते हैं जब हमें लगता है कि टॉप साइंटिस्ट बनना है, कुछ करना है, तो हमेशा मेहनत करते रहे। बट ना, जैसा आपने बोला ना, कभी हमें कुछ पसंद आता है, कभी हमें कुछ पसंद आता है, तो बस मेरा ध्यान हमेशा ये रहता है कि अगर ध्यान डाइवर्ट होने लगा है ना, तो वो जो पुरानी जो शौक था ना, उसको एक ऐसे मुकाम पे ले जाओ कि आप उसके बारे में कभी जिक्र कर सको कि हाँ मुझे ये आता है। ज़रूरी नहीं है आप उसमें प्रोफेशनल बनो, या आप उसको अपनी कमाई का साधन बनाओ, या आप मतलब ना परमानेंट लाइफ में करो, बट उसको वहाँ तक सीखो जहाँ हम उसे कह सके कि हाँ, कि मुझे पियानो बजाना आता है, या मुझे फ्लूट बजाना आता है, या मुझे डांस आता है, पर हाँ मैं फुल टाइम नहीं करना चाहती, फुल टाइम तो मुझे कुछ और करना है। तो आई थिंक वो जो हार का जो दुख होता है ना, कि काश मैं फुल टाइम साइंटिस्ट होती या काश फुल टाइम एक्टर होती, वो दुख बहुत ज़्यादा हमें चुभता नहीं है, काम चल जाता है। मेजरली अगर हम बात करें तो मेरे लिए मेजर सेटबैक्स हमेशा हेल्थ को लेके रहे हैं कि जैसे बहुत छोटी थी तो डबल टाइफाइड हुआ, फिर रिकवर होने से पहले बिगड़ गया। मैं करीब 5 साल की रही होंगी उस टाइम, जैसा फ़ोटोज़ में देखती हूँ और मम्मी पापा बताते हैं। और मैं बहुत मतलब फास्ट लर्निंग चाइल्ड थी। मैं 9 महीने की होने से पहले मैं चलने लग गई थी, एंड 1 साल की होने से पहले मैं सीढ़ियाँ उतर लेती थी। तो सब लोग बड़ा ताज्जुब करते थे कि ये बहुत तेज़ है। अब आप सोचो, 5 साल की जब हुई, टाइफाइड हुआ, मैं बैठना भी भूल चुकी थी क्योंकि काफ़ी लंबा बेड रेस्ट था। और मम्मी बताती हैं रात को उठ के चेक करती थी कि सांस चल रही है या नहीं चल रही है, और डॉक्टर्स भी काफ़ी कंफ्यूजन में थे बचेगी या नहीं। बट मेरे घर वाले हमेशा बोलते कि ये हमने फाइटर ही पैदा किया था घर में कि गिव अप करा ही नहीं। बट उससे नुकसान क्या हुआ, चीज़ें मैंने वापस पिकअप कर ली, बैठना, उठना, चलना, दौड़ना फिर सीखा 5 की होने के बाद। बट मेरे नीज़ में एक परमानेंट डैमेज रह गया। तो मुझे फिर डॉक्टर्स ने भी सलाह दी कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स खिलाइए,
तो ये बड़े होने के साथ साथ ज़्यादा ख़राब नहीं होगा जी। तो बड़े होते चले गए, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आता चला गया और मेडल्स और अवार्ड जैसा आपने बोला नेशनल इंटरनेशनल खेला। उसके बाद जब फ़ौज में आई तो कुछ चोट लग गई मुझे किसी काम के दौरान, तो वो जो पुरानी चोटें थी वो निकल के बाहर आने लगी और वो डैमेज बहुत तेज़ गति से हुआ। इतना हुआ कि एक वक्त था जब हमने बड़े बड़े शहरों में जाके दिखाया और डॉक्टर्स ने बोला कि अब आप चल नहीं पाओगे, उठने बैठने में मुझे ऑलरेडी परेशानी आने लगी। तो बहुत बुरा लगा होगा कि लाइक मैं तो उड़ने के लिए बनी हूँ और हाँ, मैं बैठ कैसे सकती हूँ। मैं उस टाइम शायद कोई 24 साल की रही होंगी, 23 या 24 साल की। अब जैसा आपने बोला कि जिस लड़की ने सोचा था उड़ने के लिए बनी हूँ, अब उसे कह दे कि तुम चल भी नहीं सकती हो, पॉसिबल नहीं है। तो बस मेरे को जो एक दिमाग में जो चीज़ थी ना, मैंने बोला ना वो नादान दिमाग सोचता था कि सब कर सकते हैं, तो मैंने फिर से उस दिमाग को जगाया और बोला कि तेरा शरीर है, तू बताएगी उसको तू क्या कर सकती है, कोई बाहर वाला नहीं बताएगा क्या कर सकती है। डॉक्टर्स कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर चमत्कार पड़े हैं ना तो चमत्कार लेकर आते हैं। सबने मना किया, कोई दिक्कत नहीं। इट वाज बहुत दर्द होता था। उस दर्द को अगर मैं अपनी ज़िंदगी में किसी से कंपेयर कर सकती हूँ तो जब मेरी बच्ची नेचुरल बर्थ से पैदा हुई थी। इसके अलावा मैंने अपने सिर में बिना बेहोशी की दवाई के टाँके लगवाए हुए हैं क्योंकि फट गया था, तब भी मुझे इतना दर्द नहीं हुआ जो मुझे घुटनों का दर्द होता था। चलना स्टार्ट किया, भागना स्टार्ट किया। फिर आपने जो अभी पैराशूट वाली फ़ोटो देखी ना, आप सोचिए जिस लड़की को बोला था चल नहीं सकते हो, उस लड़की ने अपने घुटनों को इतना मजबूत कर लिया कि 10,000 फीट से आप जब छलांग मार के नीचे कूदते हो, पैराशूट करीब 100-200 मीटर पहले बंद हो जाता है और आपको कंप्लीट अपने पैरों पे लैंड करना होता है। अगर हम 4-5 सीढ़ी भी कूदते हैं तो कंप्लीट नीज पे जर्क आता है। वो घुटने इतने स्ट्रांग हो गए कि मैंने फिर वो कोर्स कंप्लीट किया, कॉम्बैट असॉल्ट टीम, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बिकम पार्ट ऑफ कॉम्बैट असॉल्ट टीम, ये सब उस चोट के बाद अचीव किया था। तो बहुत आसान होता है लोगों के लिए कहना ना कि चमत्कार हो गया। चमत्कार सिर्फ विल पावर से होते हैं और आपके आसपास के लोगों के सपोर्ट से, और वो लोग भी आपको तब तक ही सपोर्ट करेंगे जब तक आप खुद को सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात तो बिल्कुल ठीक है, दुनिया सपोर्ट था न करे और बात की, लेकिन खुद से आत्मविश्वास होना चाहिए। और ये मैं बहुत चौकी बात बोली थी जी कि कदी हार देखो ला तो कदी स्वाद जीत का, और जिंदगी तो खेल ही है हार जीत का, कि हार के डर से न कदी खेल नो छोड़ो, हर हार देती है नया अंदाज जीवन। और इमें था कोई एक अंदाज और जोड़ दिया मैं। अब थे बोलिया कि घुटना की दिक्कत थी लेकिन थे जंप भी लगा दियो। मार्शल आर्ट जियान जब भी मैंने कोई मिले छे ना, मैं भी 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट छूँ कराटे में, तो मन जो मिले छे थे आपने मार्शल आर्ट के बारे में बताओ, थे जो फाइट लड़ता बा के बारे में भी थोड़ा बताओ कि तो जरूरी है सेल्फ डिफेंस। और बाबी अति शारीरिक परेशानी होबा के पाछे, और माँ के साथ देखो कितनी था कि फाइट की और आके फोटोआं भी चल रही है, बहुत ही चौको लाग रहे थे। बताओ थोड़ो। जब मैं 10th में आई तब हम शहर आ गए थे, तो मुझे बचपन से ना लड़ाई सीखने का बहुत शौक था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो हीरो लड़ता भी था। तो मूवीज में देख के मैं ऐसे हवा में फाइट प्रैक्टिस करती थी अपने दोस्तों के साथ। बट मुझे था कि मुझे इसको ना मतलब ऐसे टेक्टिकली सीखना है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर सीखना है। और मेरा शरीर ना बहुत सख्त हुआ करता था, मतलब मुझे ऐसा मैं जितनी लंबी आज हूँ मैं 8th क्लास में भी उतनी लंबी थी, तो मैं बहुत लंबी होती थी अपनी क्लास में। फिर उसके बाद मैं रुक गई। तो मुझे लगता था कि क्योंकि मैं लंबी बहुत हूँ तो मैं झुक नहीं सकती हूँ या मुझसे ना बैंड नहीं होता, हम ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं ना। फिर मैंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया 10th बोर्ड के एग्जाम्स ख़त्म करके। एक क्लास मुझे अलाउड हुई कि तुम एक चीज़ सीख सकते हो, तो सीखना शुरू किया। वहाँ जो मेरे सर थे अमरदीप सोनी जी, उन्होंने मेरे पूरे शरीर को तोड़ मोड़ के मुझे बता दिया कि कोई टाइट नहीं है तेरा शरीर, पूरा रबड़ बना दिया। और फिर वहाँ से उन्होंने जो मुझे सिखाना शुरू किया, 1 महीने का समर कैंप मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ से पिक कर लिया, कहते तुझे मैं फ्री में सिखाऊंगा, फीस नहीं अफोर्ड कर सकती, कोई दिक्कत नहीं, तू मैच खेल मेरे लिए। 6 महीने के भीतर उन्होंने मुझे CBSE खिलवा दिया। इतने स्ट्रॉन्ग टीचर थे। और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि एज अ महिला जब हम बड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि लड़के छेड़ते हैं, कुछ बोल देते हैं, और आपको समझ नहीं आता। कुछ बुरे इंसिडेंट्स मेरे साथ भी हुए हैं जब हम ट्रेन में या बस में यात्रा करते हैं और आप घबरा जाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं अब आगे करना क्या है। और वो बहुत छोटी उम्र होती है 8वीं 9वीं क्लास की ना, जिसमें आपको पता है कि आप मार सकते हो बट आपने कभी किसी को मारा नहीं और अंदर से डर लगता है। तो मुझे लगा कि मुझे तो हीरो बनना है,
अब अगर हीरो डर रहा है तो बाकी लोगों की रक्षा कैसे करेगा? क्या बात है ना? तो फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, मुझे जान लगा के सीखना है। मेरा अगर मैं टीवी देखती थी या कभी कभार मूवीज़ देखी कॉलेज तक आके भी, तो मेरी सारी मूवीज़ होती थी फाइट ओरिएंटेड कि अच्छा ये कैसे करते हैं। और फिर मैं रात में सुबह 4 बजे उठ के, क्योंकि 6 बजे स्कूल के लिए तैयार होकर निकलना होता था, तो 4 से 6 2 घंटा मैं सिर्फ प्रैक्टिस करती थी कि मुझे अपने आप को कैसे बेहतर करना है, कैसे बेहतर करना है। और फिर लड़कों के साइड फाइट करती थी जो मुझसे लंबे होते थे, ताकि आपके दिमाग से वो निकले। क्योंकि अगर आपको कभी स्ट्रीट पे कोई परेशान कर रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन आई, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि यार मुझे तो मेरे बराबर के लोगों से लड़ने की आदत है, या मुझे तो सिर्फ लड़कियों से लड़ने की आदत है, ये तो लड़का आ गया। तो वो डर निकालना बहुत ज़रूरी था। उसका फ़ायदा ये हुआ कि कॉन्फिडेंस काफ़ी आया, प्लस मेरा जो अग्रेशन था, जो मुझे गुस्सा आता था, फाइट मेरे अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आई कि आप मार सकते हो, इसका मतलब ये नहीं आप हर किसी को मारोगे। अब आप मार सकते हो, इसका मतलब अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप चूज करो कि आपकी किक या आपका पंच राइट जगह पे जा रहा है कि नहीं। वो मुझे बहुत फेवरेट डायलॉग है स्पाइडरमैन का ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप जितने ज़्यादा ताकतवर होते जाते हो, उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आती हैं। तो इसके साथ मैंने अपनी फ़ाइट शुरू करी, अपने साथियों को भी सिखाया। अभी जैसे कॉर्पोरेट में हूँ तो वहाँ पे भी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लेती हूँ, या फिर जैसे वीकेंड पे स्कूल्स में जाके बच्चियों को सिखाना। ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ाई करके हाथ मुंह तोड़ो, वो सीखना मैंडेटरी है। आपको एटलीस्ट उतना आना चाहिए कि आप सामने वाले को परास्त करके उस सिचुएशन से खुद को निकाल सको, ताकि आप पुलिस या किसी की मदद तक जा सको। हर किसी को सही बात कह रहे हो। एक मायने मैं भी बात जोड़ दूं, एक मैं डिफेंस इज अटैक, जे आप बचाव कर लिया वही अटैक का बराबर हो जाए। बराबर है, हाँ। मन तो मैं सीखे जो आई बात सीखी कि भाई डिफेंस इतना जोरदार होना चाहिए कि अटैक लागे। बिल्कुल, और सही डिफेंस वही होता है जो सामने वाले के अटैक को आपके अटैक में कन्वर्ट कर दे, कि उसकी पावर को आपने उसी के अगेंस्ट इस्तेमाल कर दिया। वो बेस्ट डिफेंस होता है। तो आई थिंक समहाउ वो जो बचपन के मूवीज़ जो आपने बोला ना, दूरदर्शन का प्रभाव और एक हीरो बनने की ललक की, मुझे लोगों की मदद करनी, मेरा जो लाइफ का हर किसी का एम होता है, मुझे हमेशा से ऐसा लगा है कि मुझे लोगों की मदद करनी है। मेरे दिमाग में बहुत कभी ये आता है कि मेरी कोई मदद कर दे आके। मुझे हमेशा रहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो मदद करनी है, तो अगर मैं मदद मांगूंगी तो मदद करने वाली कैसे बन पाऊंगी। तो समहाउ बचपन से वो थॉट प्रोसेस डेवलप होता चला गया। और जहाँ जहाँ कमियाँ लगी मुझे कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं खुद की मदद नहीं कर सकती, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के मैंने अपने आप का या अपना हिस्सा, अपनी शख्सियत का वो पार्ट मजबूत किया, जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। दीदी कितनी चौकी बात है। देखो आप राजस्थान में देखा कि छोटा सा गांव से या दोसा और बिजौलिया की बात करी, औरता घूंघटा में रेवची, ठीक है, और भी मिट्टी निकल आसमान की ऊंचाई छूना, चौपर उड़ाना। तो ये बात ने थे एक बार मैं चाहूँ छू कि आपने दर्शकों ने एक बार फेरू बता दिया कि भाई आज माँ के मेहमान कौन है, जगह बार बार टेलीविजन ने खोलिया है, मैं बता दिया माँ के साथ है वायुसेना से स्क्वाड्रन लीडर और विभूति मंगल जी, यहाँ को नाम है। बहुत ही जबरदस्त शख्सियत है, आज बातें भी बहुत जबरदस्त चल रही है और वायुसेना ने बार बार मैं कहना चाह सैल्यूट। तो आ बात जो फाइट की बात हुई थी, मार्शल आर्ट की बात हुई, एक जो बात में जोड़ी घूंघटाऊं निकल आसमान, तो इनमें कोई स्ट्रगल कितो थाने लाग्यो, कौन थाने हेल्प करी, आप भी बताओ। स्ट्रगल बहुत है, क्योंकि मैं अपने परिवार, अपने आसपास जिस भी कम्युनिटी का हम हिस्सा हैं, पहली लड़की हूँ जिसने अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़े सपने देखे, अगर समाज की भाषा में बात करें, और सपने देखने के बाद मान लिया कि सच तो होंगे, और अगर कोई रोकेगा तो सुनना ही नहीं है। अगर दिमाग में डिसाइड कर लिया तो डिसाइड कर लिया। सही और गलत की परिभाषा का मैंने हमेशा ख्याल रखा है। अगर मेरे दिमाग को पता है कि मैं सही कर रही हूँ, फिर उसके बाद कोई मुझे ये नहीं समझा पाएगा कि ये मत कर क्योंकि समाज ने ऐसा कहा है। या तो आप मुझे समझाइए कि वो गलत कैसे है, किसका नुकसान हो रहा है, और नहीं समझा पा रहे, बहुत लॉजिकल है मेरा दिमाग, या तो आप मुझे लॉजिक दो, नहीं तो फिर मेरे से बात मत करो। और इसलिए मार ख्याल में थे चॉपर उड़ाओ, चॉपर में सामने वाला की आवाज भी तो लेकिन इसी बीच एक बात जो मेरे मन में आ रही है, जिस तरह का आपका व्यक्तित्व रहा बचपन से, जैसे आपने कहा कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये अचीव करना है। उस बीच जब आपकी मैरिज की बात घर में चली, तब क्या हुआ? एकदम से आप रेडी थी? नहीं,
मैं शादी को लेके मेरे ख्यालात बहुत अच्छे नहीं थे कभी भी, क्योंकि जैसा हमने बोला कि घूंघट से हवा तक का सफ़र बहुत मुश्किल रहा। परिवार वाले कभी राजी नहीं थे, उन्हें लगता था कि ये लड़की कुछ तो उल्टा सीधा करके आएगी, ये कभी सुनती नहीं है, इससे लड़ाई करवा लो, ज़ोर से बातें कराओ। वैसे मैंने आपको बताया ये छत से कूद जाती है, कोई ऐसा काम नहीं है। या फिर जैसे मतलब शर्ट पैंट पहनना, लड़ाई कर लेना, अगर किसी ने गाली दी है तो मैं गाली नहीं देती हूँ, पर मैं सामना लेके पढ़ाई कर देती थी। तो उनको लगता था कि ये लड़कियों जैसा उचित व्यवहार नहीं है। तो पहले तो उनको ये था कि इसे शादी हो नहीं पाएगी, क्योंकि ऐसी लड़की कोई अपने घर में लाएगा नहीं। धीरे धीरे डिसिप्लिन आता चला गया। फिर मैंने बोला मुझे फ़ौज जाना है, तो उन्होंने मना किया, पर मैं चली गई। उस टाइम पे वर्किंग वुमेन इतनी पसंद नहीं होती थी, और वो भी फ़ौज, लोगों को डर लगता है सुन के। उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये लाइक टॉप लेवल, लाइक ग्रुप 1 गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। उन्हें किसी को कुछ नहीं पता था, उन्हें लगता था कि बस ये बंदूकें चलाएगी और हमें डरना है। धीरे धीरे लोगों को वो समझ आने लगा। पर मेरे लिए शादी हमेशा एक इनसिक्योर या एक डराने वाला टॉपिक रहा, क्योंकि मुझे घूंघटों से बहुत डर लगता है। और मैंने घर में बहुत लड़ाइयाँ करी हैं कि मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया है जो मैं मुंह छुपाऊँ। मुंह वो छुपाता है जिसने गलत काम किया है ना। तो ये चीज़ इस तरीके से बढ़ती गई। और फिर मैंने देखा कि रिश्तों में मर्यादाओं के नाम पे जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आता है कि वो अपने सपने भूल जाती है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी माओं के सपने रहे होंगे, है ना। वो उनका सपना ही अपने बच्चों के सपने पूरे करना हो जाता है। तो मैं उस पोजीशन पे जाने के लिए कभी तैयार नहीं थी। प्लस एक वो कि मैं बहुत खुले ख्यालों वाली हूँ कि आपको जो करना है आप अपने लाइफ में कर सकते हो, मैं आपको कभी जज नहीं करूँगी, आप किसी का नुकसान मत करना। बस सेम मेरा है कि मैं आपका और समाज में किसी का नुकसान नहीं करूँगी, पर जो मुझे करना है मेरे लिए वो स्पेस होनी चाहिए ग्रो करने की। तो जिस तरीके के समाज में हम आए हैं, मेरे मम्मी पापा के अलावा मुझे कभी, और मेरे भाई के अलावा कभी वो सपोर्ट ही नहीं मिला। तो मुझे डर लगता था कि ये जो शादी वाला जीवन है ना, वहाँ हम पहुँच नहीं पाएंगे। बट एज फेट वुड हैव इट, जैसे हम बोलते हैं ना, ऊपर वाले ने डिसाइड किया होता है। और कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण के जीवन में अगर प्रेम नहीं आएगा, कृष्ण भक्त के जीवन में तो जीवन अधूरा रह जाएगा। तो मैं अपने जो मेरे अभी हस्बैंड हैं उनसे मिली, हमें पसंद आने लगे, एक दूसरे की बात हमें समझ आने लगी। और फिर हमने घर पे डिक्लेयर किया कि मुझे एक लड़का फाइनली पसंद है। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे कि हमारी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया है। और वो कहती है कि मुझे शादी करनी है, क्योंकि उन्होंने गिव अप किया हुआ था कि हम नहीं करा पाएंगे इसकी शादी, ये तो बिल्कुल अगेंस्ट है। पर हाँ, बाकी का समाज का फिर वही था कि पहले इसने सुनी नहीं, इसने पढ़ाई करी, इसने ग्रेजुएशन करी, इसने लड़ाइयाँ करी, ये वहाँ चली गई, और अब ये कह रही है कि इसने लव मैरिज करनी है। लेकिन कितनी गलत बात। मैं तो एक बात जानूँ देखो, हाँ। वायुसेना की जिसकी आज पूरी दुनिया माँ के भारतीय वायुसेना को परचम देख रही है कि भाई एक बार पिन पॉइंट होए क्यों, हाँ। कि भाई अभी टारगेट कर लियो, वो है तो बस वो मारो टारगेट है। तो आपा को नहीं, पूरा विश्व देख लियो। हाँ, तो ये बीच अब जी वायुसेना की बात हो रही है, तो आज पूरी दुनिया बात कर रही है। तो अलबिल राजस्थान में मान तो बहुत खुशी है आप पधारे हो, स्क्वाड्रन लीडर। और मैं जो बात करूं तो वायुसेना की तरफ चला पहले, तो एक आपकी फीलिंग का ही जब पहली बार कदम रखे हो चॉपर में या सीखा उड़ान भरी। हाँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट फीलिंग होती है ना, जब आप पहली दफ़ा अपने कंधों पे वो रैंक्स को पहनते हो, और मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वो लम्हा था जब हमारी पासिंग आउट परेड होती है। और मेरे मम्मी पापा पहली बार मैंने उनका जब टिकट कराया तो हवाई जहाज का टिकट कराया, ठीक है। बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे एक लोअर मिडिल क्लास के लिए हवाई जहाज। पर मुझे था कि उनकी बेटी भारतीय वायुसेना में ऑफिसर बनी है, तो उनको हवाई जहाज से आना चाहिए, मतलब इतना तो मैं उनके लिए कर सकती हूँ। वो आए, और हम लोग जब पासिंग आउट परेड में जाते तो पेरेंट्स ऐसे सामने वहाँ बैठे रहते हैं, तो हर जवान ऑफिसर की आंखें ना उस भीड़ में सिर्फ अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही होती हैं, क्योंकि पहली बार घर से बाहर निकले हैं और आप लगातार उनको ढूंढते हो। और जैसे आप उनको ढूंढते हो ना, मुझे नहीं लगता कि अगर वो 1-1.5 साल की ट्रेनिंग नहीं हुई होती तो शायद वो आंसू नहीं रोक सकते आप, क्योंकि इतना इमोशनल सैलाब आता है ना उनको देखते ही कि इमीडिएट आंसू आने लगते हैं और आप परेड ग्राउंड पर रो नहीं सकते हो, है ना। तो वो, और फिर जैसे ही ख़त्म होता है और फिर आप उनके पास जाते हो, लाइक अंतिम पग के बाद वो जो फीलिंग होती है वो लाइफ में बेस्ट फीलिंग होती है कि मतलब ना
मैं अपने एटलीस्ट अपने माँ बाप की जो मेहनत है उसको हमने कारगर कर दिया, और इस बात का उन लोगों को भी यकीन हो जाता है कि जो उनकी परवरिश है, जो उनका बच्चा है वो उसने अपना धर्म निभाया है, और इस बात की जिम्मेदारी वो लोग भी शेयर करते हैं फिर आपके साथ कि ये बच्चा जो है ना अब वो देश की सेवा में रहेगा। तो फैमिली साइड से उसकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम कर दी जाती हैं। जैसा कि मैं आपको शायद बता रही थी कि मैं अपने घर में नौकरी के बाद में पहली शादी अपनी ही अटेंड करी थी, और मेरे घर वालों ने यही बोला था अपनी में तो आएगी ना, या हम तलवार से फेरे कड़वा दें तेरे। वाह, मतलब वर्क फर्स्ट। और वैसे भी जब देश की बात आती है तो देश पहले, परिवार बाद में, क्योंकि पूरा देश ही हमारा परिवार होता है। और जब हम अभी देख रहे थे और जब कॉन्फ्रेंस चलती थी और 2 महिला शक्ति जी है ना एयरफोर्स से, कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका, जब वो आती थी तो हमें बड़ा गर्व होता था उन्हें देख के। जब वो बातें बताती थी तो आप उस चीज को कैसे फील करते हैं? मतलब हमें तो मतलब गूज़बम्प्स आने लगते हैं। और भाया एक बात तो और है, वामिका जी के साथ तो आप भी काम कर रही हैं। जी हाँ, विंग कमांडर व्योमिका मेरी मेंटोर रही हैं यूनिट में। मैम ने काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं मुझे। जीवन में हमें हर किसी से सीखना चाहिए। तो आई थिंक मेरी 2nd पोस्टिंग थी जब मैं और मैम साथ में पोस्टेड थे। मैम सीनियर है मुझसे काफ़ी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रूमिंग करी, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। वो ना से छोटी छोटी, फौज में ना एक मेंटरशिप जो होती है, जो रिश्ता होता है ना, वो प्रोफेशनल से ज़्यादा पर्सनल भी होता है। तो मेरी बहुत आदत थी कि मैं ऑपरेशंस में या जैसे डेली वर्क टू वर्क में अपने ब्रेकफास्ट स्किप कर देती थी, लंच स्किप कर देती थी कि पहले काम ख़त्म करती हूँ फिर खाना खाऊंगी। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम करते हैं यंगर डेज़ में। तो मैम काफ़ी मैच्योर थे मुझसे, मुझे अच्छे से याद है। मैम मुझे ऐसे मतलब डांट के समझाते थे, कहते सुन लड़की, 30 साल की उम्र तक खा ले तुझे जितना खाना है, उसके बाद शरीर को तू कुछ भी दे लेना तुझे लगेगा नहीं। इस बात को ना दिमाग में रख ले। एंड समहाउ वो चीज़ मेरे दिमाग में एकदम ऐसे सेट हो गई कि तू कम खा जो भी है, पर इस शरीर को जितना पोषण लेकर आइए ना, जितनी फिटनेस है 30 तक मेंटेन कर, फिर कर लेना तुझे जो करना है, बट इसको मेंटेन करके रख। तो आप देख रहे हो कि कितनी छोटी छोटी कितने ग्राउंड लेवल पे, कितने पर्सनल लेवल पे फौज में हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और बहुत डेडिकेटेड वुमेन ऑफिसर है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप पहली बार उनसे मुलाकात करेंगे तो आपको अपने आप लग जाएगा कि मुझे सोच समझ के बात करनी है। नहीं, मान तो देख रही मतलब आता नहीं भी आई सोच रही हूँ, सोच समझ रही बात करनी है। एक बात और कि जब हम सेना में होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि डिसिप्लिन के चलते अपन अपने इमोशंस को इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्या ऐसा है? मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बुराई नहीं है, परंतु आपको पता होना चाहिए कि आप इमोशंस किस जगह, किन के सामने और किन परिस्थितियों में कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया आपको एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखती है। स्तंभ बिखरता हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता। उस स्तंभ के अंदर चाहे कुछ भी चल रहा हो, पर अगर वो लोगों के सामने बिखरेगा तो जो उसकी आड़ लेके या जो उसका सहारा लेके खड़े हैं वो तो वैसे ही गिर जाएंगे। तो जब पर्दा ढक जाता है तब वो स्तंभ खुद से आसपास वाले बाकी पिलर्स से बात करता है या एक्सप्रेस करता है। अगर आज मैं यहाँ बैठ के आपसे शिकायत लगाऊं कि 10 साल फौज में मेरे साथ ये मुश्किल आई, परेशानी आई, तो मुझे नहीं लगता मैं आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करूँगी। और हो सकता है लोग सोचें कि फ़ौजी ऐसी है या सबका एक्सपीरियंस ऐसा है, या फिर मैं अपने पर्सनल जीवन की उन परेशानियों का जिक्र यहाँ करूँ जिनसे लोग डर जाएं। एक जो मजबूत स्तंभ होता है ना, या एक जो फौजी ऑफिसर होता है, उसका काम है आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करना, उसको समझाना कि अपने इमोशन को कैसे काबू में रखना है। अब जैसे अभी फ़िलहाल जैसे हमारे युद्ध जैसे हालात हुए, जो भारतीय सरकार ने काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिया मिलिट्री की हेल्प से, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से। आप सोचिए उस वक्त कितना प्रेशर होगा। अब अगर सैनिक वहाँ जाके रोने लग जाए कि मेरे बच्चे को मुझे यहाँ से निकाल के घर भेजना है किसी भी तरीके से, और मोर्चे पे कौन लड़ेगा फिर? उसके मन में है। पर अगर उस टाइम पे वो इमोशन आ गए तो इंसान की ना सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी भावनाएं होती हैं। अगर आपने गलत जगह व्यक्त कर दी ना तो आप खुद इतने कमज़ोर हो जाओगे कि आपको अपने कर्तव्य में और अपनी भावनाओं के बीच में अगर किसी को चूज़ करना पड़ा ना तो शायद गलती हो जाए। तो उस पल के लिए उनको पकड़ लेना चाहिए कि तुम्हारा वक्त आएगा। और फिर एक ही भावना रखनी चाहिए, देशभक्ति की भावना। बस बिका आगे और पाछे क्यों नहीं सोचना चाहिए, बस सर्वोपरि देश है ठीक है, बाद में क्यों को नहीं। तो आप जी की बात कर रहे हैं, ये बीच जी को रिकॉग्निशन थे, एक स्तंभ की बात की है। हाँ।
तो एक आपके जीवन में जियान थे आपने एक्सप्रेशन जिको आप गुस्सा की एक्सप्रेशन थे किट पे निकाल दो, ठीक है, लेकिन जो मन का भाव है वह कागजा पे उतार दो। तो भी कागजा पे उतारता थे एक बहुत ही सुंदर किताब को, मतलब कलेक्शन पोयम को होगो कि आर्मी में भी आपने, वायुसेना में भी सम्मान मिले और उपराष्ट्रपति जी भी, तो भी के बारे में बताओ। मैंने काफ़ी किताबें लिखी हैं, पर ये जो किताब है ये बहुत ख़ास है मेरे लिए, क्योंकि मेरी मम्मी का सपना था कि मेरी बेटी बहुत अच्छा लिखती है, तो इस संकलन को प्रकाशित किया कर। तो जब मैं स्कूल में कॉलेज में थी तो कभी कभार जो अपने डेली के न्यूज़पेपर्स आते हैं अखबार, उनमें कभी कभार छपवाती थी, या फिर पापा की बैंक की पुस्तिका में, पर मैं, या फिर कभी स्कूल में बोल दिया, पर कभी इकट्ठा नहीं करती थी, क्योंकि ये मैं अपने लिए लिखती हूँ, दुनिया के लिए नहीं। बट उनका बहुत मन होता था कि तू इतना अच्छा लिखती है तो उसको संकलन करो, और इकट्ठा करती थी, क्योंकि मैं कागज़ पे लिख दी, अखबार पे लिख दी और चली गई। वो उनको इकट्ठा कर करके ना रखते थे कि नहीं भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुझे समझ नहीं आता कि कितने हल्के में ले रही है, कितने इंपॉर्टेंट क्वालिटी को। पर मैंने कभी उस चीज़ को इतना ध्यान नहीं दिया कि मेरी मम्मी के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों, लिख तो मैं रही हूँ। फिर जब माँ बनी तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं सडनली, एंड आई रियलाइज्ड कि मेरी मम्मी के लिए वो बहुत मायने रखता था, क्योंकि मैं बच्चा हूँ उनका। तो जब मैं मैटरनिटी ब्रेक पे थी, जन्म से लेके मेरी बेटी 3-4 महीने की हुई तब तक, तो मैंने डिसाइड किया कि इस ड्यूरेशन में उनका वो जो सपना था, जब मैं छोटी थी और ना समझ थी, मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो उनके लिए इतना खास क्यों है, वो मुझे क्यों बार बार बोलती कि तेरी बुक छपवा, तेरी बुक छपवा, और मैं कितनी बदतमीज़ी करके, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया जन्म देने के बाद, सब कहते हैं ना आराम करो, आंखों पे जोर मत दो, सब चीज़ें, पर मेरे दिमाग में वो फिर से नया टारगेट सेट हो गया था कि नहीं, छुट्टियाँ ख़त्म होने से पहले ये बुक बाहर आएगी, क्योंकि ये मेरी माँ का सपना रहा है। तो मैंने फिर से उन सबको इकट्ठा करना स्टार्ट किया और कंसेप्चुलाइज किया। तो ये जो किताब है एलिमेंट्स ऑफ इमोशंस, क्योंकि बहुत इमोशंस होते हैं एक नई माँ के अंदर, और मैं अपनी माँ के प्रति एक जिम्मेदारी समझ लो, या है ना, ग्रैटिट्यूड समझ सकते हैं कि माँ बनने के बाद आपने ममता को समझा, और उस ममता के साथ जो भावनाएं जुड़ी थी उसे कागज पे उतार के इतना खूबसूरती से आपने एक संकलन किया कि उपराष्ट्रपति से आपको सम्मान भी मिला। तो वो कौन सा, मतलब कैसा आपका मोमेंट? बहुत अच्छा, हाँ, इंडिया ऑथर्स अवार्ड भी मिला, और एजुकेशन मिनिस्टर उपराष्ट्रपति जी से काफ़ी जगह से, राजस्थान में काफ़ी जगहों से उसके लेटर्स आई कि बहुत ही अच्छी किताब है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सब लोगों को अच्छा लगा वो ये कि ये जो एलिमेंट्स है ना, जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो इन भावनाओं को मैंने उन 5 तत्वों में डिवाइड किया। ये किताब 5 भागों में है, अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस एंड एयर। तो ऐसे करके ये 5 भागों में, तो हमारे जो भी इमोशंस हैं उनको मैंने उस 5 तत्व के उस पर्टिकुलर पार्ट से जोड़ा है कि अगर ज़मीन है या अर्थ है तो आपके भाव कैसे हैं, फायर है तो कौन से भाव फायर में जाएंगे। तो वो जो मुझे लगता है पार्ट था ना, वो लोगों को इसमें काफ़ी अच्छा लगा कि शरीर को 5 तत्वों में विलीन होते या उससे उठते या उसको समझते देखा है, पर भावनाओं को तुमने कैसे तोड़ा। और अगर आप मुझसे पूछें ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई, मेरे लिए बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना, बट समहाउ जब आप नए माँ बनते हैं तो आपको लगता है कि आपका शरीर 5 तत्वों में बना है। बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं हम उस टाइम पे। तो समहाउ मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई थी, तो शायद वहीं से कहीं से ये इंस्पिरेशन आई कि हमारी भावनाएं भी इन 5 तत्वों की ही देन है। तो ये बहुत बढ़िया थे, तो बहुत गजब को कॉन्सेप्ट 5 ने मिला। तो में एक भाव आवा है वीर रस को जी, और जब भी सेना की बात हुए, वायुसेना की बात हुए, कोई भी सेना की बात हुए, वीरता नजर आवा है। सही क्यों? तो कोई वीर रस पे भी आप बहुत सारी चीजें लिखी, तो वीर रस पे कोई कविता आप आज अलबेला राजस्थान में सुनाओ तो और ही मतलब माँ के प्रोग्राम में और ही रंग आ जाए। बिल्कुल, अतो रंग तो आई हो, और रंग आ जाए तो काई बात है। और जी थे भी लिखो जो कि कविता कदे कदे लिखी हूँ जी, हाँ आज ही लिख दी ओपनिंग। तो चलो आप तो वीर रस की बात भी सुनूंगा मैं, ठीक है। तो मागे जो को देखो कितना आयाम छे आके हैं, हाँ। लिखे भी छे और बंदूका भी चलाओ छे, हाँ। हेलीकॉप्टर भी उड़ाओ छे, लड़े भी छे और लड़े भी छे, मतलब काई मतलब आ बात देख वाली जी। और सबसे बड़ी बात बताऊं काई है, अतः साहस के साथ में ममता की जो बात करी है ना, इतना मार्मिक एक ममता बहुत नरम हो छे, तो मैंने लागे छे मायना से खूब नरम है। लेकिन अब कविता वीर रसाली आए, नरम लेकिन गरम भी देखो है? तो
कुछ पंक्ति सुनाती हूँ जो मुझे आपको याद है। लोग पूछते हैं अक्सर ना फौजियों से कि तुम लड़ाई क्यों करते हो या मर क्यों नहीं जाते, बहुत कॉमन सा टॉपिक होता है। तो काफ़ी लंबी कविता है ये, इसका शीर्षक है ये बात तेरी वर्दी की है, जो हमारे श्रोतागण हैं वो अपने फ्री टाइम में यूट्यूब पे सुन सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोएम है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो उसकी कुछ लाइनें कि ये बात तेरी वर्दी की है जो मैं पहरेदारी करता हूँ, ये बात तेरे चूल्हों की है जो मैं यहाँ आग में जलता हूँ। और भारत माँ के लिए कि ये बात तेरे ख्वाबों की है जो मैं नींदें भुला के बैठा हूँ, यहाँ बात तेरी धड़कनों की है जो मैं मरने खातिर जीता हूँ। ना बात मेरे दमखम की है, ना बात देशभक्ति की है, ना बात मेरे दमखम की है, ना बात देशभक्ति की है, ये राज किसी से छुपा नहीं, ये बात तेरी वर्दी की है, बस बात तेरी वर्दी की है। तो जब तक हमने वर्दी पहनी है ना, तब तक उस वर्दी का हमें मान सम्मान रखना है। तो बस मुझे लगता है कि हर फौजी उसी लिए जीता है। आप लोग जरूर सुनिएगा, बहुत खास है मेरे दिल के लिए। मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण भी इसे YouTube पे जाके जरूर सुनेंगे। इससे अलग हटके एक बात करूं, वीरता की बात आ गई, लड़ाई की बात आ गई, हमने मार्शल आर्ट की बात कर ली, शूटिंग की बात कर ली। श्रोता और दर्शक का ही होना चाहिए, मतलब श्रोता तो सुन वाला और दर्शक देख वाला। तो आप देख बार सुन दोनों चाह ये भी भूल गा, लेकिन देखो, लेकिन यहाँ मैं जो बात करने जा रही हूँ, देखो लिखती आप बहुत ही खूबसूरत हैं, गाती आप बहुत ही प्यारा हैं, और ठाकुर जी की कृपा से आप दिखती भी बहुत सुंदर हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ऐसा कहा यार तुम इतनी खूबसूरत लगती हो, तुम कभी से लगती नहीं कि तुम सेना में इतना लड़ाकू विमान भी चलाती होंगी? बहुत बार सुनने मिलता है। पर मैं आपको बताऊं, जब मैं बड़ी हो रही थी ना, तो अब तो खैर काफ़ी समझदार हो गई हूँ जब हम बड़े हो रहे थे, स्पेशली कॉलेज तक भी, अगर कोई मुझसे कहता था ना कि तू सुंदर दिखती है, तो मैं इतना गुस्सैल होती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे मतलब ना ऐसे कुछ इजहार करना चाहता तो शायद मैं पिटाई कर देती थी इमीडिएटली कि मेरे टैलेंट की बात अच्छो हो कि आँख उन के हो, नहीं तो आज तो थारी जाती। नहीं। और मतलब मुझे ऐसा लगता था और बहुत गुस्सा हो जाती थी मैं कि बहुत सुंदर है। अरे सुंदर है क्या होता है, ऐसे बोल बहुत टैलेंटेड है। तो मतलब हमेशा मुझे ऐसा रहता था कि शक्ल तो मेरे माँ बाप के जीन्स हैं, ऊपर वाले की कृपा है, तारीफ करनी हो तो टैलेंट की तारीफ करो, मेहनत से लेकर आई हूँ मैं। फिर धीरे धीरे जब हम मैच्योर होते हैं, समझते, तो लगता है कि नहीं, हमको अपने पूरे व्यक्तित्व की अगर कोई प्रशंसा कर रहा है तो बहुत हम्बल होकर सुनना चाहिए। मन तो एक ही चीज नजर आवा चाहिए, देशभक्ति की फुल भावना भरी है। तो भारतीय फिल्म में बहुत सारा गीत आया है, तो कोई यान को गीत जो था ना बहुत ही पसंद आता हुआ कि भाई वो गीत तो हमारे भारत ने रिप्रेजेंट करे छे। मनोज कुमार जी की एक पुरानी पिक्चर है पूरब और पश्चिम, उसका वो जो गीत है रीत जहाँ की रीत सदा, है ना। तो मुझे इसके बोल बहुत अच्छे से याद नहीं है, आप लोग साथ में गुनगुनाइए तो याद है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। अब मनोज कुमार जी को देहावसान होगा, लेकिन भारत कुमार माने कहना चाहो, देशभक्ति की भावना पे बहुत जगह ही सब में। बिल्कुल, आप उनका मतलब चेहरे से झलकती थी, चेहरे और आंखों से, क्योंकि हम उसमें देख पाते हैं। तो जी देखो, आप उनका कोई भी गीत सुन लीजिए, इतने बेहतरीन बोल, इतनी प्यारी बातें, मतलब कितनी खूबसूरत पंक्ति है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, या फिर कोई भी और की है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और देखो भारत की बात कितनी कर लियो कमी है। और आज प्रोग्राम का मायने देखो, टाइम भी होता जा रहा है, मन पता ही कौन भर रहे हैं, लग रहा है बातें करते जाते भारत की बात से। आबार भी मायने है कि आ भी जाननो है और आ भी जाननो चाहूँ हूँ, पर काई करा, समय की सीमा तो हो गई है भाई। तो थे आज पधारे रहे स्क्वाड्रन लीडर, और आपसे बहुत चोखो लाग्यो माने मिल, और विभूति मंगल जी बहुत बहुत धन्यवाद थे अलविदा राजस्थान पधारिया।